नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज पॉकेट 11 में मोहम्मद सलीम ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग का जो मुद्दा था, इन्होंने जैसा कि मुझे सूचना दी थी कि यहाँ तमाम लोगों ने यहाँ के जो कैंसिल प्लॉट हैं, कई सालों से करीब 24 साल से पड़े हुए हैं, उन प्लॉटों पे अवैध कब्जा करके यहाँ के डिपार्टमेंट से मिली भगत से वो बनाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो सलीम भाई बताइए, आज का मेन मुद्दा आप ही बता दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मैं सलीम अहमद, प्रेसिडेंट कौमी खिदमत से। मुझे पता चला कि हमारे पॉकेटों में बहुत सारे खाली प्लाट है जिसको फर्जी बारात चल रही है। बार बार आ रही थी समस्या, कंप्लेन आ रही थी। जब मैंने डीपली स्टडी करा, जब मैंने गंभीरता से ली, तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि सलम अधिकारी और रामदेव आम आदमी पार्टी का नेता और भू माफिया ने हजारों फर्जी प्लाट को, जो 2000 से खाली पड़ी हुई थी, उस प्लाट को फर्जी पेपर बनाकर ये लोगों को बेच रहे हैं, खरीदवा रहे हैं और बनवा रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत माननीय चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भेजा, क्या नाम है, अपना शहरी विकास मंत्री को भेजा, इसके बाद एलजी साहब को भेजे, इसके बाद जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको भेजा, इसके बाद चीफ इंजीनियर उनको भेजा और इसके बाद डायरेक्टर साहब को भेजे और इन तमाम चीज़ों से अवगत कराया। और पता चला कि एक 13 पॉकेट में प्लाट नंबर 439 है जिसका 3 आदमी को पेपर बना हुआ है। तीनों आदमी का सेम पेपर है ओरिजिनल। जय को भी दिखाया, सारे लोगों को भेजा, उन्होंने बोला बनेगा नहीं। उसके बावजूद भी अधिकारीगण मोटे पैसे लेके धीरे धीरे उस प्लाट को बना दिया। उस समय बनाया जबकि सरकार के तरफ से निर्माण काम पे रोक लगा हुआ था, पोल्यूशन की वजह से आनंद फानन में बना दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है कि सरकार की सरकारी खाली प्लाट को ये सरकारी अधिकारीगण, कुछ भू माफिया धीरे धीरे बेचता जा रहा है। हमने प्रण लिया है कि लोगों को जागरूक करके जितने भी सरकारी प्लाट है उसको बचाया जाए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस पे हम लोग एक मुहिम चलाया है, पोल खोल अभियान के तहत। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के एमसीडी के अधिकारी हैं, चाहे वो जई हो या मेट हो, वो भी इसमें मिले हैं? ये पूरे अच्छी तरह से मिले हैं। आप समझिए, इस प्लाट को देख रेख के लिए दिल्ली सरकार ने करीब करोड़ों रुपया हर महीना खर्च करती है। एक्शन होता है, सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ इंजीनियर है, एक्शन है, जई है, आई है और लास्ट लेवल पे ऑफिसर इंचार्ज है जो नरेले ऑफिस में बैठते हैं। इनको निगरानी के लिए सरकार करोड़ों रुपया 24 साल से कंटिन्यू खर्च कर रहा, सिर्फ देख रेख के लिए। जी, लेकिन आप देखते हैं कि रोज खबर आती है दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में एमसीडी एक्टिव हो रही है और अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चला रही है। तो यार नरेला क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अवैध निर्माण पे क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? देखिए, ये सलम के अंदर आता है। सलम का जो कुछ अधिकारीगण है वो भ्रष्ट है, इसलिए इसकी तोड़फोड़ नहीं हो रही है। वो मिले हुए पैसे में पैसे लिया हुआ है, और जो पैसे लेगा उसको कैसे तोड़वाएगा? मामला तो यही है। जी, अब हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार और जो एमसीडी है इस पे संज्ञान ले, क्योंकि जो अगर गरीब मजदूर इस प्लॉट को लेंगे और टूट जाएगा तो उनका भी नुकसान होगा। और अब मेरे साथ एक और महिला साथी हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। वो आपको प्लाट पे पैसे लिया। जी, आपका क्या नाम है? कहाँ रहती हैं? पॉकेट 11 में रहती हूँ, फ्लैट में। पॉकेट 11 में रहती हैं, तो क्या समस्या है आपकी? मैंने 50,000 रुपए दिए थे। किसको? क्या नाम है? रामदेव को। उधर देखिए। हाँ, रामदेव को 50,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बोला था हम आपको प्लॉट देंगे, कैंसिल प्लॉट था तो प्लॉट देंगे। अभी तक ना तो हमारे पैसे दिए और ना हमें प्लॉट दिया। हमारे आदमी की बहुत ज्यादा सीरियस हालत है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। उन्होंने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। तो अभी क्या कह रहे हैं वो पैसे के लिए? आपने बोला उनसे? 7 महीने हो गए। 7 महीने से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने उनको 7 महीने से बोल दिया था कि मेरे हस्बैंड की ज्यादा तबीयत खराब है, उनको पैसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए प्लॉट। अभी तक 7 महीने से मुझे घुमाई रहे। नहीं, उसमें कुछ ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं इनकी शर्त होती है कि अगर जो टाइम देते हैं उस टाइम पे आपने पेमेंट नहीं दी तो आपका वो जो आप बयाना देते हैं चला जाएगा, और अगर वो समय पे प्लॉट नहीं देते हैं तो आपको डबल पैसा देंगे। तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं कहा था।
ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस ये बोला था आपको प्लॉट के कागज मिल जाएंगे और बना के देंगे, तब आप जो पैसा है वो दे देना। तो मैंने बोला ठीक है। देखिए इस तरह से गरीब लोग किस तरह से परेशान होते हैं। इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में है बताया इन्होंने, और 7 महीने से इनको ना तो प्लॉट मिल पा रहा है ना पैसा मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन्होंने ये जो शिकायत है थाने में दर्ज की हुई है, अब मैंने आपको लोगों को भेज देंगे, और ना ही इनको इस पे कोई कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है और ना ही इनको प्लॉट मिल पा रहा है। हम चाहते हैं इनके साथ भी न्याय हो, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और तमाम ऐसे केस हैं, सलीम भाई ने कहा है कि बहुत सारी इन्होंने शिकायतें दे रखी हैं, ये बताएंगे। देखिए मैंने काफी लोगों को शिकायत दी हुई, जिसकी पेपर में आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए एलजी साहब का लेटर है, चीफ मिनिस्टर साहब का लेटर है, देख सकते हैं। ये देखिए ये एलजी साहब का लेटर है जो मैंने रिसीविंग दिया, वो डायरी नंबर भी है। ये चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस का है जो दिया हुआ है। ये शहरी विकास मंत्री का लेटर है, फोन पे भी बात हुई है और इनको सारे चीजों से अवगत कराया, फोटो भी भेजा हुआ उनको प्लाट का। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है सलम की, इनसे भी बात हुई, इनको भी पेपर दिया हुआ। ये आपका चीफ इंजीनियर है जो इस एरिया का इंचार्ज है, सबसे बड़ी अहम रोल इनका है, इनको भी अवगत कराया टाइम से। और ये डायरेक्टर है, ये इनको भी अवगत कराया हुआ है। और उसके अलावा ये देखिए थाना में भी दिया हुआ है, थाना जो अधिकारी है ये इस पे संगीन लिया, बुला रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये हमने किशन यहाँ का जो इंचार्ज है उनके साथ भी दिया हुआ है, और जो प्लाट बनाया है उसको भी दिया हमने। जो प्लाट बनाया है कि एक मकान को 3 पेपर था, वो 3 आदमी से, एक आदमी से पैसे लेके अधिकारी ने बनाया, उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट डाली हुई है। तो सलीम साहब, आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि कट्टर ईमानदार, तो वो कट्टर ईमानदार हैं, और एमसीडी भी दिल्ली सरकार की है, आम आदमी पार्टी की है। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कट्टर ईमानदार सरकार कर रही है? देखिए मैं केजरीवाल जी को तो मैं कहता नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो चेयरमैन है। दूसरी का चेयरमैन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और उनके भागीदारी में, उनकी निगरानी में, उनके डिपार्टमेंट के लोग इस तरह का जो कर रहा है, मैं नहीं समझता कि उनके नोटिस में ना हो सकता है उनके नोटिस में उन्होंने कभी सीरियस ना लिया हो, आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेतागण इन्वॉल्व है, आम आदमी के पार्टी नेता इन्वॉल्व है, अधिकारी इन्वॉल्व है, और भूमाफिया इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि शायद उनके नोटिस में हो। और ये कंप्लेन में ही नहीं, मेरे से पहले भी बहुत सारे साथी ने रिटर्न में दिया है, अगर उनको ना दिया रहता तब समझते नहीं है जी। और रामदेव, एक सेकंड, रामदेव का जो है मामला है, इस नरेले में कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा लिया हुआ प्लाट के नाम पे, और आजकल करते करते सालों से गुजार रहा है, उसको धक्के दे रहे हैं। जी सलीम भाई, आप बार बार रामदेव का नाम ले रहे हैं, वो महिला थी वो भी रामदेव का नाम ले रही थी। रामदेव क्या है, उनका क्या परिचय है, क्या करते हैं? देखिए रामदेव है जो आम आदमी पार्टी का नेता है, शायद उनका कोई पोस्ट भी है इस एरिया का, नरेले का। इनका काम ही है कि जितने भी जो फर्जीवाड़ा पेपर है, जो प्लाट है, उनको पता है कि भाई सैया बेल कोतवाला अब डर का है का, नेता सीएम उनका है, एमएलए उनका है, खुद उनके पोस्ट मिला हुआ है, और इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। खाली प्लाट को फर्जीवाला करके बेचते जा रहा है। 14 पॉकेट में रहता, नरेले में ही, सेक्टर A5 में 14 पॉकेट में रहते हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है कहीं वो उनको पद मिला हो और वो जो है लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, आपका कोई रंजिश बस इस तरह की आप बात कर रहे हो? देखिए हमारा कोई रंजिश नहीं है, हमारी तकलीफ इस बात का है कि जो झोपड़पट्टी में जो हमारे भाई बहन गरीब मजदूर रहते हैं, वो मेहनत की काम करके 6-6 हजार रुपया कोई तनखे पे काम करके 2 पैसा इकट्ठा करते हैं, और इनसे पैसे लेके ये ठगी का जो काम कर रहा है, इस दुर्भाग्य है हमारे लिए कि भाई हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो अपने भाई को काट रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कुछ है, और इसको सजा मिलना चाहिए। जो सरकारी, जो कानूनी दायरे में जो ये काम कर रहे हैं, इसको सजा मिलना चाहिए। जी, सजा मिलनी चाहिए, पर मैं भी यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह से कोई कृत्य कर रहा है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।
बताइए सलीम जी, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सन 2000 से खाली प्लाट पड़ी हुई थी। धीरे धीरे जो है ये सलम अधिकारी और भूमाफिया और आम आदमी की पार्टी का नेता जो रामदेव है, उन्होंने खड़े होकर चारों प्लाट को कवर किया। देखिए आज हमारा आना था यहाँ पे, तो सुबह आके इन्होंने लॉक कर दिया है। अच्छा। और इस तरह का बहुत सारे प्लाट है जो बना बना के लोगों को बेचते जा रहे हैं। ये कितने प्लॉट हैं? ये 4 प्लाट है इसके अंदर। 4 प्लॉट है। बन रहा जो अंदर पीछे। अच्छा। इसी तरीके की कॉलोनी हाँ मेट्रो बिहार में जे कॉलोनी है, हाँ वहाँ पर भी धड़ल्ले से जो वहाँ के जेई है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो मिलके उन प्लॉटों को जो जिसके नाम पे अलॉटमेंट हो रखे हैं, उनके नकली कागज बना के अच्छा। उन प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं और पुलिस के माध्यम से मिलके उन प्लॉटों को बनवाया गया। मेट्रो बिहार में कितने होंगे ऐसे प्लॉट? मेट्रो बिहार में अनगिनत है। जब हमने उनसे लिस्ट मांगी तो हमें देने से मना कर दिया। अच्छा। हमने उन लोगों से आरटीआई में पूछा था कि भाई कौन कौन से आपके अंडर में आते हैं, वो बिल्कुल आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। हमने अपील लगाई तो अपील के बाद में जो जवाब मिला है कि भाई वो अधिकारी जो जिम्मेदार है वो अधिकारी रिटायर हो चुका है। अच्छा। यानी आरटीआई का भी बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। सलीम जी, यहाँ कितनी पॉकेट 11 सेक्टर 6 में कितने लगभग प्लॉट होंगे ऐसे देखो जो खाली और कैंसिल हैं या जिस तरीके से कब्जा हो गए हैं? आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी सर्वे किया, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 11 पॉकेट, 13 पॉकेट, 5 पॉकेट और 4 पॉकेट में कम से कम हजारों प्लाट खाली पड़ी थी, कैंसल था। इन तमाम प्लाटों को फर्जीवाड़ा करके अधिकारीगण, आम आदमी पार्टी का नेतागण और भूमाफिया ने धीरे 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 बना दिया। आज के टाइम में बहुत कम प्लाट बचा हुआ है, इसीलिए मेरे को जैसे नोटिस में आया तो मैं चाहता हूं कि जो बची हुई सरकारी चीज उसको बचाया जाए, उनके संगीन में लाया जाए। ये मेरा मकसद है उस फ्लैट को बचाने का। और मेट्रो बिहार के अंदर तो पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, जिसका प्लॉट होता है उस पे आके पुलिस वाले भी आके कहते हैं कागज दिखाओ। इस तरीके से पुलिस वाले और ये डिपार्टमेंट के लोग मिलके ये काम करते हैं। ये देख सकते हैं, ये सैंपल बना था सबसे पहले। ये सैंपल मकान है और इस सैंपल मकान के बगल में जो जितने भी प्लॉट खाली पड़े थे, ये यहाँ के निवासियों का आरोप है कि इन पर अवैध तरीके से जो अधिकारी हैं ड्यूसिप के, वो और भूमाफियाओं से मिलकर इन प्लॉटों को बनाकर जो खाली या कैंसिल थे उनको बेचा जा रहा है। और ये किसी गरीब व्यक्ति को जो मिलना चाहिए था उनका हक मारा जा रहा है और इस पर बंदरबाट हो रही है। जो यहाँ का नेतागण है वो फोन नहीं उठाते, जो हमारी समस्या उस पर काम नहीं करते। आज भी कई सारे समस्या है जिसपे हम लोग आज भी रूबरू हो रहे, परेशानी से जूझ रहे। कोई बोलने वाला नहीं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, नेतागण के पास में टाइम नहीं, तो काम कैसे होगा। मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ आए हैं, प्रेरणा ले कि 2024 में हम एक नई क्रांतिकारी पैदा करेंगे। पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में कम से कम 5-10 आदमी एक्टिव हो, जो अपने हक और इंसाफ के लिए, एकता हो के लिए संघर्ष करे, लड़ाई लड़े। अगर जब तक हम एकता नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होंगे, तब तक हमारी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। एकता ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अपने अपने एरिया में, अपने लिए, अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए, अपने परिवार को सुविधा सुधार के लिए और परिवार को सेव व शिकोर के लिए थोड़ा सा पहल करो। नहीं तो बाप दादे भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, सारे आदमी एक्टिव नहीं होगा भाई। इसीलिए अच्छा इंसान बनना, अच्छा गार्जियन बनना, अच्छा नागरिक बनना, ये हम सबका दायित्व है। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर हम आप मंथन नहीं करेंगे तो बाहर से लोग नहीं आएंगे करने के लिए, इस चीज समझ लेना। बाहर से लोग जब आया, वोट लेने के लिए आया, काम करने के लिए आया, काम तो हमें आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग इन समस्या को गंभीरता से ले, सब अपने आप को प्रेम करें और इसको आगे लेके चलने के प्रदान करें। मेरी यही बात मैं आप सबसे चाहूंगा, अपने अपने विचार दे। इसके बाद अभी रिसेंटली जो 4-4 प्लाट यहाँ जो बन रहा है उसको जाके शूट करेंगे कि देखो अधिकारी का कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी हिम्मत है कि खुलेआम दिन में इस तरह का अपनी कब्जा करके बेचे जा रहा है। तो इस मिशन के लिए आज हम सारे के सारे बैठे हैं, आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं सलीम अहमद, प्रेसिडेंट कौमी खिदमत से आप सभी को बताना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा सलम घोटाला सामने नजर आया है। नरेला में
सलम की सबसे भ्रष्टाचार, सबसे टॉप पे भ्रष्टाचार सलम में हो रही है। सन 2000 से हजारों खाली प्लाट को सरकारी अधिकारीगण ने, आम आदमी का पार्टी नेता जो रामदेव है और यहाँ का भू माफिया है, फर्जी कागजात बनाकर सारे प्लाट को धीरे धीरे बेचता जा रहा है। हमने इसकी शिकायत माननीय एलजी साहब को भेजा, माननीय चीफ मिनिस्टर को भेजा, माननीय शहरी विकास मंत्री को भेजा भी और बात भी कही। इसके बाद सलम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पीके झा जी, उनसे मेरी बात हुई। जो सलम के चीफ इंजीनियर है जीएस पूनिया साहब, उनसे मेरी बात हुई। एक एक रिकॉर्ड विद प्रूफ के साथ खाली प्लाट होते हुए बना हुआ भी दिखाया। उसके बावजूद भी थाने में कंप्लेंट डाला, कोई काम की अभी शुरुआत नहीं हुई है। धीरे धीरे ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। जो हमारी गरीब भाई का जो प्लाटों है, चंद लोग जो मिलकर तमाम प्लाटों को बेचने का काम किया है, पिछले 20 साल से खाली था। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये अधिकारीगण हैं, जितने भी आम आदमी की पार्टी के नेतागण हैं, जितने भी भूमाफिया है, जो भी इस तरह का काम कर रहा है, इन सब के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो खाली प्लाट है उसको बचाना चाहिए। ठीक है, आगे दो जिसको बुलवाना है। हमारे बीच ये मैंने ही कंप्लेन दिया है, हमारे से पहले भी हमारे मुकेश भाई हैं, उन्होंने भी दिया है, इसराइल साहब है, उन्होंने भी दिया है। तो मैं चाहूँगा मुकेश जी से कि आप आए, अपनी बात रखें। भाई मुकेश जी आइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के बाद हम लोग अपने बीच में से किसी को नेता बनाते हैं, किसी को चुनते हैं कि भाई ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वो जीतने के बाद या नेता बनने के बाद हम ही लोगों को छोड़ देता है। लेकिन आज चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, ये सारी पार्टियां तो हमारी ही हैं, हम ही लोग इनको चलाते हैं और ये सारी पार्टियों में जो बैठे हुए हैं वो हमारे ही लोग भाई बंद हैं। और हम लोग एकता की बात कर रहे हैं कि इन लोगों से अगर लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे, तो हम लोग एकजुट कैसे होंगे, क्योंकि हम सारे लोग माँ के पेट में से पैदा होते हैं। लेकिन कोई मुस्लिम के घर में पैदा हो जाता है वो मुस्लिम हो जाता है, कोई ईसाई के घर में पैदा हो जाता है वो ईसाई हो जाता है, कोई हिंदू के घर में पैदा होता है वो हिंदू होता है, कोई सिख के घर में पैदा होता है, और फिर हम इन्हीं चीज़ों में बढ़ जाते हैं, धर्म में। उसके बाद भी फिर हमारी जातियाँ पीछा करती हैं, हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। और बात करते हैं हम एकता की, जब हम धर्मों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं और खान पान में हर चीज़ में बटे हैं, फिर हम लोग एकजुट कैसे हों। आज जब बात आ रही है कि भाई हम लोग अपने नौकर सेवक जो हमारे अधिकारी हैं उनसे, सरकार से, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार आखिर है कौन। ये सबसे पहला आज मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि सरकार है कौन। अगर आप लोग देखोगे तो सरकार आप और हम ही लोग हैं जो इस देश की सरकार हैं, क्योंकि हमारे ही पैसे से इन कर्मचारियों को, इन अधिकारियों को, इन नेताओं को तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन आज छोटे से छोटा कर्मचारी आपकी गलियों में नालियों में जो साफ करने के लिए आता है वो सबसे नीचे वाला अधिकारी है। जो आपके एरिया में सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वाला रखा है वो आपके सबसे नीचे वाला है, क्या वो काम करता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो नौकर हैं, जो हमारे सेवक हैं, वही अपने आप को नौकर और सेवक नहीं मानते। जो आपके अधिकारी हैं, जो जितने बड़ा अधिकारी होगा वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार है इस व्यवस्था के लिए। लेकिन इसके लिए हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई यहाँ पे इसने ये लूट लिया, इसने ये खा लिया, इसने ये कर लिया। इससे पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज आपका किसी का खाली प्लॉट बराबर में बन गया, किसी ने कब्जा कर लिया, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये तो उस आदमी की भी है जिसका वो प्लॉट था, अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी उस डिपार्टमेंट के अधिकारी थे जो उसके लिए, व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन ये सारी गलतियां होती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते कि हम मालिक हैं और वो जो है वो हमारा नौकर है।
आज छोटे से छोटा नौकर अपने आप को मालिक समझ बैठता है, क्योंकि मालिक जो है वो अपने आप को मालिक नहीं मानता। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जैसे लोग जो इस देश के मालिक हैं वो अपने आप को मालिक नहीं समझते, जिसका खामियाजा हमारे देश के, चाहे वो प्रधान सेवक हो, चाहे वो छोटा सेवक हो आपकी गली मोहल्ले का, वो अपने आप को सेवक मानने को तैयार है। आज जो हमारी स्थिति खराब हो रही है, मैं आरटीआई पे काम करता हूँ। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। संविधान के अनुसार हमें जानने का हक है। हम अगर ये जानना चाहते हैं भाई हमारे यहाँ पे कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो हमें नहीं बताया जाता कि भाई वो कैमरे इतने लग रहे हैं। हम अगर उनसे ये पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए कौन कौन अधिकारी तैनात है, तो हमें वो ये भी नहीं बताते कि भाई ये लोग आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। हम अगर उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की सफाई व्यवस्था खराब है, तो वो हमें ये भी नहीं बताते कि भाई आपके यहाँ की सफाई के लिए ये आदमी जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पूरे गुंडागर्दी और तानाशाही पे उतरे हुए हैं। यानी जो हमारे नौकर सेवक हैं वो मालिक बन गए, और हम जो मालिक हैं वो हम लोग गुलाम से नहीं बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम भी दोषी हैं। अब इस दोषी के लिए आज जो सलीम जी ने बात की है कि भाई यहाँ पे प्लॉटों पे कब्जा करके ये 10-20 साल से नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जल जंगल जमीन इस देश की मालिक है, लेकिन उन सब पे इन लोगों का कब्जा है। वो चाहे आज आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सब पे इन्हीं लोगों के कब्जे हैं। और हमारे लोगों के ये 12-12, 18-18 गज के नहीं ये प्लॉट दे दिए, उसमें हम अपने 3-3 परिवारों को कैसे लेके रहेंगे। आज मैं हूँ, मेरे कल 2 बच्चे हो गए, दोनों की शादी होगी, तो मेरे परिवार में 3 फैमिली हो जाती है, तो 18 गज में हम कैसे जीवन जिएंगे। और ये लोग मर भी जाते हैं तो इनकी एकड़ों में शमशान घाट बनते हैं। तो ये चीज़ बड़ी सोचने वाली बात है कि हम लोग कैसे अपने आप को खड़ा करें। और बात ये आ रही है कि नेता, हम लोगों ने छोटा एक जे कॉलोनी है मेट्रो बिहार, मेट्रो बिहार के लोगों ने, जागरूक लोगों ने जिम्मेदार बन के अपने बीच से एक नेता को पैदा करा। हमने ये देखा है अपने 5 साल के काल में कि जिसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, आज उसके घर पे कारें, जिनके पास एक प्लॉट नहीं था, घर में खाने को नहीं था, आज उसकी बिल्डिंगें ठुकी हुई हैं 3-3, 4-4 मंजिल की। तो 5 साल में उसने ऐसा क्या कर दिया, कहाँ से पैसा आ गया। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो जो काम हमने वहाँ पे करके दिखाया, अब हम चाहते हैं कि हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, तभी हमारा देश बदलेगा। और ये लुटेरे और ये जो गलत लोग हैं इनको समझ में आएगी। और सलीम जी आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जब से इस कॉलोनी में यानी जे कॉलोनी मेट्रो बिहार में आया हूँ, जिस दिन से भी आया, मैं अपने क्षेत्र में सिर्फ जानने का हक, हमारे यहाँ पे पोस्टमैन क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, मैंने पोस्टमैन के बारे में जानकारी मांगी, मैंने सफाई वालों की जानकारी मांगी, मैंने पुलिस वालों की जानकारी मांगी, मैंने यहाँ पे कितने खाली प्लॉट हैं, किस किस के हैं, उसकी जानकारी मांगी। लेकिन मैंने शुरू से लेकर अंत तक ये देख लिया कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये जनता को यानी देश के मालिकों को मालिक नहीं समझते। तो अब हमें ज़रूरत है मालिकों को, जो जागरूक और जिंदा लोग हैं, उनको संगठित करके एकजुट करने की, कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए करो, आप अपने ही लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, आप आने वाली पीढ़ी के लिए करो। जिस दिन आप लोग खड़े हो जाओगे तो आपके साथ ये लुटेरे, चोर, डकैत जितने भी हैं, अब वो मुझे नहीं मालूम कि वो इस्लाम वाले हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि वो पुलिस वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो भी हैं वो अपने आप रास्ता बदल देंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक कोई बोलता नहीं है तब तक वो ऐसा करते हैं। हमारे साथ जो लूटपाट होती है, मेरे साथ भी होती, पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, लेकिन जब मैंने कार्रवाई करी तो कुछ लोगों ने मुझे डराया कि भाई इस रास्ते को छोड़ दे। तो मैंने बोला यार तुम लोग मेरे हितैषी हो या उन चोर डकैतों के हितैषी हो। तो जब मैंने अपना रास्ता नहीं बदला तो चोरों ने ही अपना रास्ता बदल दिया। आज यही कंडीशन हमारे समाज की है, हमारे लोगों की है। आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो कि प्लॉटों पे कब्जा हो रखा है, तो इन लोगों ने तो हर गरीब से गरीब आदमी को ऐसे कर करके लूट रखा है और बहुत ही नर के जीवन गुजारने पे मजबूर कर दिया।
तो आपकी इस लड़ाई में मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा, जहाँ पे भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। लेकिन जरूरत हमें जो मालिक हैं वो मालिक अपने आप को पहचान ले कि भाई हम भी इस देश के मालिक हैं। नौकर हमारी सेवा के लिए बने, लेकिन आज नौकर कोई नजर नहीं आता। हमारे क्षेत्र में हम लोग भगवान भरोसे या ईश्वर के भरोसे या जो भी गॉड वाहे गुरु जो भी जिसको माने उसके भरोसे रहते हैं। ना ही तो कोई सुरक्षा है हमारे लिए, ना ही हमारे लिए कोई स्वास्थ्य है। अगर हमारे घर में कोई मर भी जाता है ना तो उसको हम ही समाज के लोग ही उठा के लेके जाते हैं और ख़त्म करते हैं। जिसका मरता है सिर्फ वही उसको याद करता है, वही रोता है, 2-4-10 दिन रोएगा और शांत हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम ही लोगों को जगना पड़ेगा और खुद को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आरटीआई पे मैं बता रहा हूँ कि सूचना के अधिकार पे मैं काम करता हूँ। सूचना के अधिकार से मुझे ये जानकारी मिली है, सूचना के अधिकार से मुझे जो जानकारी मिली है वो यही जानकारी है कि ये लोग जो छोटे से छोटा है वो अपनी सैलरी से अपने काम से खुश नहीं है, उसको और चाहिए, वो लूटने पे लग रहा है, काम नहीं करना है। यहाँ के सफाई कर्मचारी पता ही नहीं है कि सफाई कर्मचारी हैं भी या नहीं है, यहाँ पे स्लम डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं भी या नहीं है, सिर्फ उन्होंने लूटना है। और ये लूट इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप जैसे मालिक सोए हुए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जागने का प्रयास कर रहे हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत जुझारू हैं और हमेशा समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। इन्होंने भी सलम के ये तमाम भ्रष्टाचारी का खिलाफ उन्होंने लिखित में कंप्लेन दिया हुआ है, उसके बावजूद भी इनको भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला है। इसीलिए हमने एक आदमी को तलाश रहे जिन्होंने इन चीज़ों से पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं इस पे काम करने के प्रयास करते हैं। भाई सराय साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी है। और जो स्लम डिपार्टमेंट का जो जिक्र है वो पहले स्लम डिपार्टमेंट था, अब दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है। और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कर्मचारी और यहाँ के भूमाफिया गैंग के कुछ लोग जो प्लाटों को कब्जा कर बेच रहे हैं। तो 6 दिसंबर 2023 को हमने एक आरटीआई लगाई थी, जिसका आज 32 दिन होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया है। और 19 दिसंबर 2023 को हमने कंप्लेंट भी की हुई है, जिसका ना तो आज तक हमसे किसी अधिकारी या किसी सरकारी कर्मचारी ने, हम कंप्लेंट करता हैं तो भी हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। और जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चालू है। इस बीच में भी जबकि प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर रोक होने के बावजूद भी प्लाटों का निर्माण धड़ल्ले से हुआ है। तो इसमें इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी ये प्लाट कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उन पर जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो जुर्माना है वो भी लगना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमेशा समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, साथ में लेके चलने के प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से 24 साल से सरकार इस प्लाट को देख रेख के लिए करोड़ों रुपया महीना खर्च कर रहे हैं। सर्कल लेवल पे उन्होंने अधिकारी दिया हुआ है। नरेला में सलम की ऑफिस है, नरेला में तमाम अधिकारीगण है, उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचारी जारी है। इसे बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। जी भाई बोलिए। ये बैंक चालू है। मेरा नाम शमशुद्दीन सैफी है। और करीब हो जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ भाई सलीम ने नाजायज प्लाटों के खिलाफ एक मीटिंग बुलाई है। और जो नकली प्लाटों को लोग भूमाफिया लोग बेटे के बेच रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा घपला है। और ये आज से नहीं है, पहले से है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। अच्छा है इनकी नज़र पड़ी है इसके ऊपर। पहले मैंने भाई सलीम साहब को एक मीटिंग में कहा था कि इस हमारे इस पुनर्वास को एक लीडरशिप की ज़रूरत है। इसमें अगर लीडरशिप बनती है तो ये घपले होने बंद हो जाएंगे।
और लीडरशिप एक आदमी नहीं कर सकता मिलके, अकेला आदमी नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। जब तक ये पूरा पुनर्वास खड़ा नहीं होता है तब तक कोई भी लीडरशिप यहाँ पे नहीं बन पाएगी। भाई सलीम वक्त वक्त पर मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन नतीजा आज भी जीरो है उसका, कुछ भी नतीजा नहीं मिलता। हम एक गाने में खाना बना के कभी खड़े नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यह है, जो जाति की बात बताई गई थी अली भाई साहब ने, वो यहाँ तक है कि उसमें जहर घोल दिया गया है। जाति को इतना ऊपर नीचे करके बताया गया कि आपस में सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत यहाँ से है कि मैंने एक बार खम्भे मंजूर करा दिए, मैं यहाँ आया था तो लोगों ने कहा मुसल्ला का खम्भे नहीं लगने मत दो, और लोगों ने नहीं लगने दिए। यहाँ तक है, इतना जहर जब घुला हुआ है हमारे अंदर, कैसे अंदर हो? पहले तो हमें अपने अंदर से जातियों को निकालना पड़ेगा और फिर कहीं जाके हम एक जगह बैठ सकेंगे और एक साथ काम कर सकेंगे। मेरी एक बहुत पुरानी बात है, वो भी भाई सलीम साहब की मीटिंग थी। भाई सलीम साहब यहाँ हैं, गवाह हैं उस बात के, और तो कोई यहाँ पे है नहीं। भाई सलीम साहब ने मुझे ऐसे ही बोलने के लिए खड़ा कर दिया। वो पुलिस ने मीटिंग की थी, इन्होंने पुलिस को बुलाया था और उसमें कुछ ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। मैंने कहा ये ड्रग्स की दुकानें तो पुलिस की हैं, सलीम साहब आपको याद होगा, ये ड्रग्स की दुकानें तो पुलिस की हैं। जो ये सामान ड्रग्स यहाँ बेच रहे हैं ये तो इनके सेलमैन हैं। पूरी कॉलोनी ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई, उसी वक्त वहीं के वहीं हाथ उठ गए, क्या कह रहे हो, मारे जाएंगे, रुक जाएंगे, पिट जाए। ये क्या तरीका है यार? ये जाति आधार है, क्या कहें इसको हम? भाई सलीम साहब खड़े हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए, बहुत लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कर सके। मैं तैयार हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत कुछ ये बोल रहे हैं और कई लोग बोलेंगे, और मैं उसी आधार पर तैयार हूँ कि अगर जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, नहीं खाना पड़ेगा तो मैं भूखा भी रहूँगा। जो भी प्रोग्राम इस कॉलोनी के लिए, प्लाटों के लिए, जिस प्रोग्राम के प्लाटों की भलाई होगी, यहाँ के रहने वालों की भलाई होगी, उसमें मैं तहे दिल से तैयार हूँ। जय हिंद। जरूरत है। आज का मिशन है सलम की भू माफिया के और आम आदमी पार्टी के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पोल खोल अभियान की हमने आज मीटिंग रखा गया है, तो हमें इसी पे बात करना है। जी महेंद्र जी से मैं चाहूँगा कि आप भी बहुत शुरू से इस प्लाट के साथ, इस कॉलोनियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो तमाम समस्या से रूबरू होते रहते हैं, तो आपके नज़रों में भी पता है कि ये सब चीज़ हुई है। मैं चाहूँगा अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, जिससे कि मैं और आगे लेके चल सकें इस मिशन को। जी महेंद्र सिंह जी। सभी जो भी आप हाजिर हैं सबको प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आज ये मुद्दा सलीम साहब ने उठाया है ये बहुत अच्छी बात है। जो समस्या उठा, समस्याएं तो ये उठाते रहते हैं, लेकिन जितना मैं समझता ना उतना भाइयों से सहयोग नहीं मिल पाता। हमें जागना होगा हर किसी को। ये जो कब्जे हो रहे हैं ये बहुत दिन से हो रहे हैं, लेकिन उन लोग जो पहले भी कब्जे में लगने की कोशिश थी उनकी करे उन्होंने, लेकिन आज खुले हाथ उनके जो खुले हाथ हो गए तो खुल के कर रहे हैं। हमारे विधायक तो कभी बुरा मत मानना भाई, कोई फ़ोन उठाने की वो तो अगर फ़ोन करो फ़ोन ही नहीं उठाता। MP साहब है यहाँ, तो MP को तो शायद आप अगर वैसे निकल जाएंगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अब ये 5 बड़े हैं, 5 बड़े ना, मेरे विचार से देख थोड़ा ही बाकनेर वाला थोड़ा बहुत हिलजुल का काम करता होगा, जैसे मैंने मारता 5 के 5 नेल है, कोई काम नहीं करते। तो अच्छी बात है, एक जागरूकता होनी चाहिए। आप कोशिश करते हैं इलेक्शन के टाइम पे भी हमारा अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए, सब कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल एक मेट्रो में रहेगी, अब भी यहाँ पर मेट्रो के मेट्रो के रहने वाले हैं, मैंने पूर्वास बस्ती की है, लेकिन मैंने ऐसा लगता है शायद कभी आए हो तो आई होना चाहते हैं। बहुत सही। तो इसलिए बहुत लोग हैं यहाँ पर जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, लेकिन उस टाइम तो हम क्या देखते हैं, हमारा अपना हो। मेरे लिए भी बहुत, आपकी कॉलोनी बहुत लोग हैं, तो मैं तो इस बार ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन कम से कम एक सुझाव दूंगा, सब विचारधारा के लोग निष्पक्ष होकर इस बात को उठाएं, जोड़ो। 50 क्या हो ना, 50-55 आदमी जोड़ लो आप, हम सब साथ हैं, 50-55 जोड़ लो। और ये एक समस्या नहीं,
आप निकल जाओ नाड़ों की तरफ, देखो निकलो क्या क्या रखे भरे पड़े घरों में जा रहे हैं, सीवर में कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहे। तो वो चलो ये दूसरी बात, आज मैं थोड़ा बोल रहे हैं, आज देखिए आप, आज कोई भी सरकार काम नहीं कर रही, एक दूसरे में डाल रहे हैं। एक सरकार को तो काम ही एक है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, और कोई काम नहीं। अब ये राम मंदिर का काम है, अरे राम मंदिर, राम तो भगवान था ही, मैं तो अपनी बुरा मान लीजिए। राम एक आत्मा है, एक हर व्यक्ति के, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, हर किसी कण में है। कण में क्या, हर किसी उसका मकसद एक ही था, सबका भला करो, सबरी का भला किया, बोतों का भला किया, वो तो है ही नहीं। पर भगवान का मतलब भगवान पहनने वाला भगवान, भगवान तो ये हो रहे। अडवाणी जी या दूसरे नेता तो चल रहे रथ पर, रामचंद्र जी चल रहे नीचे, या श्री राम बोलते भैया ये राम के भी नहीं है। राम ने कभी नहीं चाहा मैं किसी का, अरे लंका जीती लेके चले आए, कब्जा नहीं किया। आज सिर्फ एक काम रहे, अरे धार्मिक का उद्घाटन हो रहा है तो कोई वो करे ना, धार्मिक आदमी करे मंदिर का उद्घाटन। तो मस्जिदों का काम है, उनको भी आपके जो धार्मिक लोग वे करें। पॉलिटिकल आदमी का क्या काम है कि हम मंदिर का उद्घाटन करें, उसका क्या बढ़ता। लेकिन हमने सिर्फ एक ही बात रखनी है, हम सब जगह नहीं जा सकते हैं। हम 50, 51, 100 की एक बन सकती घनी बड़ी बात है। हम सब भाई एक वो बनाए, जोड़े और हर काम को, और वो आदमी ऐसे हो एक टेलीफोन पर आए, ऐसे आदमी जोड़ो, लकड़ी की तलवार को ठीक करने का कोई फायदा नहीं। जोड़ो, हम आपके साथ रहेंगे, कहीं भी कहोगे वहीं रहेंगे। और एक प्रार्थना सब लोगों से है, जो जो अब इलेक्शन आएगा, बहुत भावनाएं भड़काने की होंगी, धर्म की भी होंगी, जात की भी होंगी, दूसरी भावनाएं भड़काने की होगी। हम सब जगह नहीं जा सकते हैं। हमारी सब हिंदू मुसलमान सब भाइयों की प्रार्थना है, अपने इलाके में हम शांति का वातावरण रखें। धन्यवाद जी, कोई गलती हो। आज की मीटिंग में आपका चल भी रहा है, आज की मीटिंग में उपस्थित महेंद्र खत्री जी, एक उधर जो है ना, मतलब ऐसा है कि मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं भी ज्ञान जी, मैं आम आदमी, भाई ज्ञान जी इधर आ जाए, आ जाओ। भाई ज्ञान जी है, और यहाँ पे जो है ना कॉलोनी के मौजूद आदमी है। अभी जो है आरटीआई पे जाने बात कर रहे थे एक भाई जो है ना, कि आरटीआई स्पेशलिस्ट है वो इस देश में जो है ना, मतलब ऐसा है कि आरटीआई खूब लगती है और आरटीआई का जवाब आता है नहीं आता है। अगर आरटीआई का जवाब नहीं आता तो जिस डिपार्टमेंट में हम आरटीआई लगाते हैं, तो जो है ना, मतलब कानून तो ये भी कहता है कि उसके खिलाफ हम केस डाल सकते हैं और उसका टाइम बाउंडेशन है। लेकिन कितने लोग जो है ना केस डालते हैं, ये देखने वाला मामला है। दूसरी बात जो है ना, अभी महेंद्र खत्री जी कह रहे हैं, महेंद्र खत्री जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारे जैसे लोगों को जो है ना उनसे सीखने को मिला है। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इस नरेला के अंदर जो है ना बहुत काम किया है। और ये माइक लग रहा है, ये सुरेंद्र पांचाल जी जो है, ये जो है माइक जो है एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं इस जो है ना नरेला के अंदर। यहाँ पे कौन काउंसलर जीतता है, कौन एमएलए जीतता है, कौन एमपी जीतता है, वो जीतते रहेंगे। और ये सलम नाम जो दिया गया है, कभी इसके बारे में जो है ना सोचा है? अरे हम इस देश के निवासी हैं भाई, इसको सलम नाम दिया गया है। ये सलम नाम इसलिए दिया गया है कि हमें जो है ना गंदे नाले पर रहना पड़ेगा। 12 गज में 12 मीटर में लोगों के जो है, मतलब ऐसा है कि वो जो है ना, मतलब ऐसा है कि वो बाथरूम बनते हैं और 12 गज में हमें रहना पड़ रहा है। ये एमपी एमएलए और ये काउंसलर जो है वो जीतते रहेंगे, तुम्हारी शिकायतें बनी रहेंगी। लेकिन जब तक रोड की संसद जो है महेंद्र खत्री जी, जब तक रोड की संसद जो है मजबूत नहीं होगी, तब तक जो है ना आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो है ना ग्राम सेवक की बात कर रहे हैं या जनता के सेवक की बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एकदम बकवास कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भी जो है ना, जिस दिन जो है ना 2014 में प्रधानमंत्री बना था, पार्लियामेंट के साथ जो है ना जाते हुए उसने जो है ना मत्था टेका था,
और उसने कहा था कि मैं इस देश का जो है ना सेवक हूँ, इस देश का नौकर हूँ। क्या नौकर बना? ये जितनी तानाशाही और जितने जो है लोगों की तबाही आज जो है इस सरकार के अंदर जाना हो रही है, इसको सहन करने लायक नहीं है, लेकिन लोग सहन कर रहे हैं। आज जो है लोगों की जो है ना यूनिफॉर्म देख के, लोगों की भाषा देख के उसके ऊपर जो आक्रमण होता है, जो अन्याय हो रहा है, क्या इस बात को नहीं जानते हैं? सब जान रहे हैं। लेकिन जो है ना ये जो जीत और हार का मामला है, संख्या बल का मामला है, ये लोगों को तबाह करने की एक पद्धति है। इसके खिलाफ हमें जो है ना सोचना पड़ेगा। और नरेला एक ऐतिहासिक जगह है साथियों, नरेला एक ऐतिहासिक जगह है। नरेला में जब जो है दमन हुआ है तो कुछ लोग जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो जो है किसी पार्टी से हो, वो निकल के आए हैं। मैंने देखा है महेंद्र खत्री जी जो है गवाह हैं इस बात के कि जब जो है कॉलोनियों को गिराया जाता था, महेंद्र खत्री जी थे बुलडोजर के सामने बैठे। लेकिन जो है ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता के बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि जो है ना बुलडोजर को रोकने के बाद या लोगों के जो है ना लड़ने के बाद लोगों को जो है ना इन लोगों को मिला क्या है? क्यों नहीं जो है ना लोगों के साथ में आते लोग जो है ना? उसका कारण है कि हम जो है आज जो है ना हम 50 आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए। अरे भाई 11 कॉलोनियां हैं हमारे यहाँ, 11 जे कॉलोनियां हैं। क्या आज तक कोई पुनर्वास संघ बना है? क्या जाने पुनर्वास बस्तियों से कोई संगठन बना है? यहाँ पे कितने रेप होते हैं, आपके चारों तरफ ड्रग्स बेचा जाता है, आपके बच्चों को बर्बाद किया जाता है, आपको बदनाम किया जाता है। पुलिस आपको जाना पहचान करके कि ये जाना जे कॉलोनियों के लोग हैं, उसी तरह का बर्ताव करते हैं। क्या आप महसूस करते हैं इस बात को? नहीं करते। यहाँ का SHO जो है खुलेआम कहते हैं इनको 4 लटोर मारो। कौन सी पार्टी आती है जो है ना, कौन सी पार्टी के लोग आते हैं आपके पक्ष में? मैं देखता हूँ सुरेंद्र पांचाल जी से फोन करते हैं, ये सलीम भाई जो है ना फोन करता है, वकील साहब जो है ना पुलिस ने ये कर दिया, वकील साहब पुलिस ने ये कर दिया। हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत हम जो है ना आपके साथ लगाते हैं। लेकिन जो हमारी ताकत नहीं है उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं, कोई पार्टी किस पार्टी में है, कोई किस पार्टी में है, लेकिन भैया तुमने अपनी पार्टियों के साथ साथ अपनी इंसानियत भी मार रखी है, अपनी नैतिकता मार रखी है। अगर कोई पार्टी जो है गलत रास्ता दिखाती है, क्या हम जो है ना मतलब उस पार्टी में होते हुए गलत रास्ते पर चलेंगे? क्या हम उस पार्टी का विरोध नहीं करेंगे? हमें करना चाहिए। और इस नरेला में इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं। मैं जो है ना उन जो है ना आंदोलनों को गिनवाना नहीं चाहता जो इस नरेला के अंदर आंदोलन हुए हैं। महेंद्र खत्री जी बैठे हैं, मैं गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे इतिहास कायम किया है लोगों ने, इतिहास कायम किया है। 3 दिसंबर 92 को और ये जे कॉलोनी हमारी आज शायद नहीं आई थी उस टाइम, जो है 92 में नहीं आई थी। यहाँ पे कुछ लोगों ने और सबकी भावना जुड़ी हुई थी। यहाँ से राशन दफ्तर को उठा के जो है ना अलीपुर ले जाया जा रहा था, राशन दफ्तर को उठा के अलीपुर ले जाया जा रहा था। हम लोग जो है उस टाइम HKL भगत जी हमारे सांसद होते थे, तो हमने कहा कि नरेला बहुत बड़ा जो है ना शहर है, बहुत बड़ा गांव है, आप जो है ना अलीपुर में सब स्टेशन सब ऑफिस खोल दीजिए, लेकिन नरेला से राशन दफ्तर को मत ले जाइए। हम कह रहे थे इस बात को, लेकिन नहीं माने। हमने जो है ना उस सरकारी ऑफिस के ऊपर अपना ताला लगा दिया। जनता की ताकत के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमने अपना ताला लगा दिया। लाठी चार्ज हुआ सुबह जो है ना 6:30 बजे, पहला लाठी चार्ज 6:30 बजे हुआ। उसके बाद जो है ना मतलब ऐसा है कि 9:30 बजे फिर लाठी चार्ज हुआ।
हम लोगों को लेके गए है ना थाने पे जा रहे थे और हमने समझाया कि जो है ना मतलब कोई जो है ना दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम पुलिस से पूछेंगे कि विदाउट वार्निंग के आपने लाठीचार्ज कैसे कर दिया, इतना करेंगे। लेकिन पुलिस की तो भैया ताकत होती है, स्टेट पावर है वो तो जब चाहे गोली मार दे, जब चाहे जो है ना डंडा मार दे, जब चाहे कुछ कर दे। उन्होंने वही काम किया। लेकिन वो राशन दफ्तर नरेला में ही है, वो अलीपुर में नहीं गया। ये आंदोलन की ताकत होती है, ये आंदोलन की ताकत होती है। मैं आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ, आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ, ये जाना पार्क है, ये पार्क है पॉकेट 11 का। एक बार कुछ उद्दंड लोगों ने, राजनीतिक उद्दंड लोगों ने हमारी जो ईद पे जो है क्या होती है मुहर्रम के उस अवसर पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जहर फैला के और जो है उसको क्या कहते हैं जो करते हैं हम अपना कुर्बानी के नाम पे जो है यहाँ पे गंद मचा, यहाँ पे लोगों को जो है ना आपस में लड़ाने का काम कर दिया। अब ये कॉलोनी है, इसकी 4 दीवारी की खासियत बताऊंगा अभी जो है। ये जे कॉलोनियां हैं, इनके अंदर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, क्योंकि सब मजदूर आदमी होते हैं। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ कभी जातिवाद नहीं होता। लेकिन जो है ना कुछ भगवे लोगों ने, भगवे रंग के झंडे लेने वाले लोगों ने यहाँ पे जो है ना मतलब ऐसा है कि कुर्बानी के नाम पे जो है ना जहर फैला दिया। आप मुझे जानते हैं, कितना जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता। जो है ना हम लोगों ने उस कुर्बानी को के नाम पे जो है ना जहर फैलाने वालों के खिलाफ इस पार्क में आके हम खड़े हो गए। महेंद्र जी आपको याद होगा, महेंद्र जी गवाह हैं उस बात के। यहाँ पे डीसीपी आया, नरेश गुप्ता जी थे, सुरेंद्र पांचाल जी थे। हमने कहा शांति से जो है ना करने दो, यहाँ पे जब तुम दिए जलाते हो या जो है ना और कुछ करते हो तो कोई रोकने नहीं जाता, लेकिन आप इस कुर्बानी को नहीं रोकोगे और इसके लिए जो है ना कोई जो है ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा और कोई दंगा नहीं भड़काओगे। तो आपके बीच में जो है एक बात नहीं, अगर यहाँ किसी का मर्डर हो जाता है, अभी 25 और जो है ना 26 तारीख की बात बता रहा हूँ, 25-26 तारीख की बात बता रहा हूँ, एक मर्डर को जो है ना एक्सीडेंट दिखा दिया, एक मर्डर को एक्सीडेंट दिखा दिया। वही मर्डर जो है ना नरेला के अंदर होता है तो नरेला के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते। लेकिन ये जे कॉलोनियों का मसला था, कोई नहीं आया आपकी मदद करने जाना, कोई पुलिस के खिलाफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ ये अवैध कब्जों का मामला कह रहे हो, ये प्लॉटों के जो है ना अवैध प्लॉट जो हैं उनकी बात कर रहे हो। यहाँ पे जो है ना चंद लोग जो है ना गिनती के जो है ना 11-12 लोग, इन कॉलोनियों में 11-12 लोग, मेरी बात बुरी लगेगी, 11-12 लोगों को पूरी जानकारी है कौन अवैध प्लाट है और कौन अवैध प्लाट नहीं है, कौन दत्ता कौन होता था, कौन दत्ता के खाते के प्लाट है, कौन नहीं है, सब पता है। और उनको जो है ना बेचा गया। एक आदमी को 12 गज का जो है ना प्लाट मिला था, और जो है ना मतलब ऐसा है कि जो है ना 6-7 प्लाट कर लिए। तो इस बात को क्या पड़ोसी भी देखते नहीं? देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन जो है ना मतलब एक तो वो जो है ना मतलब ऐसा है कि 5 प्लाट करने वाले की नैतिकता है और एक जो है ना हम लोगों की नैतिकता, ये आपस में जो है ना जब तक नहीं टकराएगी तब तक जो है ना इस बात का समाधान नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं है कि कौन प्लाट को बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, मुद्दा ये है कि किसको जो है ना प्लाट नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। असली मुद्दा ये है। मैं आज भी देखता हूँ ये एक 12 गज का प्लाट है, 12 गज के प्लाट में परिवार नहीं रह सकता, वो बेचारा बाहर जो है ना अपनी जो है ना तिरपाल डाल के रह रहा है, इन कॉलोनियों के अंदर रह रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? साथियों, ये रामकिशन मौर्य जी खड़े हैं, स्वर्ण जयंती बिहार से आते हैं जरा। यहाँ पे कितने लोगों को जानते हैं? यहाँ पॉकेट 11 में आ जाते हैं तो लालू प्रधान को जानते हैं, लालू प्रधान को जानते हैं।
या जो है ना वो ये क्या नाम है उसका, कयूम को जानते हैं, याकूब को जानते हैं, 5-7 लोगों के नाम को जानते हैं। अरे भाई इतनी बड़ी कॉलोनियों में जो है हम इन्हीं लोगों को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। हम किसी की खैरियत पूछने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हम इन्हीं के पास आकर जो है ना चाय मिलती है तो बैठ जाते हैं। ये राजनीतिक लोगों का काम है। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो है मतलब ये जो है ना हमें समझना चाहिए कि ये जे कॉलोनी जो नाम दिया है, सलम नाम दिया है, ये हमें गाली देने का काम हो रहा है। इतने दिनों के बाद भी हम जो है ना सलम के निवासी हैं या जे कॉलोनी के निवासी हैं, ये गाली देने का काम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। भैया जो है ना मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि दिया जाना दिया, खत्री साहब, दिया चाहे मिट्टी का हो और चाहे दिया पित्तल का हो, इस बात की कोई कीमत नहीं है। कीमत इस बात की है कि अंधेरे में प्रकाश ज्यादा कौन दे रहा है, ये समझना चाहिए हमें। अगर मान लो जो है ना आप लोग जो है सलीम साहब की बात छोड़ दीजिए, सलीम तो जो है ना सबको जो है ना फ्री प्लाट दिलवाते हैं। सलीम साहब तो सबको फ्री प्लाट दिलवाने की बात करते हैं। तो इनकी अपनी नैतिकता है, अपनी सोच है कि सब मिल को मिलना चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि कम पैसे में जो है ना लोन करा दे और सबको जो है ना छत मिल जाए जो है ना। लेकिन क्या सरकार जो है ना उसको इजाजत देती है? क्या सरकार हमें दे रही है कुछ जो है ना? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। आज हमें सरकार का भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार की बात करें या जो है ना इस केंद्र की सरकार की बात करें। केंद्र के अंदर जो है ना भैया ऐसी सरकार बैठी है कि कब जो है ना कहाँ बुलडोजर आ जाए, कहाँ किसका कत्ल हो जाए, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए, कहाँ जो है ना दलित और गैर दलित हो जाए, क्या है जो है ना क्या हो जाए, इस बात का कोई जो है ना मतलब पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो हम लोगों को जो है ना मतलब एक फैसला करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। सोचना सबका काम नहीं होता, सोचने का काम जो है ना चंद लोग करते हैं। लेकिन वो चंद लोग जो है लोगों को जोड़ के एक बड़ा कारबार खड़ा कर देते हैं। कोई आरटीआई मास्टर हो या जो है ना कोई जो है ना ITR लगाने का काम करता हो, कोई लिखाई पढ़ाई करने का काम करता हो, कोई लोगों को जोड़ने का काम करता हो, कोई लोगों में अपनी बात रखने की का काम करता हो। सारे कामों को मिला के हमें जो है ना एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारी जितनी पॉकेट है, चाहे पॉकेट 11 हो, पॉकेट 8 हो, पॉकेट 14 हो, पॉकेट 4 हो, पॉकेट जो है ना कोई भी पॉकेट जो है ना स्वर्ण जयंती बिहार हो, गंगाराम कॉलोनी हो, टार्जेंट कैफ हो, कोई भी हो, पॉकेट 13 हो, B2 के अंदर बनी हुई हो, हमें जो है ना सभी जो है ना कॉलोनियों का, सभी जे कॉलोनियों का, हर कॉलोनी से 15 आदमी लेगा के जो है ना मतलब ऐसा है कि हमें एक महासंघ बनाने की जरूरत है। अगर वो हमारा महासंघ बन गया और हमने अपनी समस्याओं को उसके तहत उठाना शुरू कर दिया, तो ये काउंसलर जो जीतते हैं ना, ये आपके कदमों में आ जाएंगे। और हमेशा आदमी की पहचान होनी चाहिए। अभी भाई कह रहा था एक कि जो नाम ने मेट्रो से जो ना अपना आदमी जिताया था। अरे जिताया तो तुमने अपना था, लेकिन भैया वो तो 4 महीने में जो है ना मतलब 2 महीने में ही बीजेपी में चले गई और उसने जो है ना मतलब मकान बना लिए। तो क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया? अरे भैया जो तो एक परंपरा है। 5 साल बीजेपी का जो है ना सांसद रहा, 5 साल रहा। एक ऐसा सांसद है वास्तव में महेंद्र जी कह रहे थे उसको पहचान ही नहीं सकते। आप तो पहचान नहीं सकते, लेकिन वो भी नहीं आपको पहचान सकता। वो भी आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानता। तो आपको जो है ना जाने पहचाने लोगों को जो है ना अगर खड़ा करना है, अगर आप जिता भी नहीं सकते तो जनता के पास एक ताकत होती है, राजनीतिक ताकत होती है कि हम किसी को हरा दें। अगर जीत नहीं सकते ना तो हराने की ताकत रखें। अगर आपने जो है हराने की ताकत का मामला क्यों कह रहा हूँ कि एक ऐसी ताकत जो है ना इस देश के अंदर खड़ी हो गई है, जो आदमी के शकल, दाढ़ी, वेशभूषा की पहचान करके लोगों पे जो है ना हमला करती है। एक ऐसी ताकत है और उस ताकत को जो है ना बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ कि सब जानते हैं। उस ताकत के खिलाफ हम लड़े तो कम से कम उसको हरा तो दें। तो हराने की ताकत होनी चाहिए। ये समस्याओं का निदान जिस दिन हम जो है ना इस रोड की ताकत को जो है ना खड़ा कर देंगे,
उस दिन समस्याओं का जो है ना निदान हो जाएगा। और मैं तो भैया जो है ना आपके बीच में हूँ, जो है ना एक वकील हूँ। अगर हमारे लायक कोई भी बात हो तो हमें तो खरीद के नहीं लाना पड़ता। ये जो है ना यहाँ पे कई लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है ना मतलब मदद लेते रहते हैं और हम रात को भी मदद करते हैं। तो जो है ना हमारी ताकत तो तुम्हारे साथ में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये महेंद्र खत्री जी बैठे हैं, ज्ञान भाई बैठे हैं, जब कॉलोनियों का मामला होता है, जब कॉलोनियों की जो है ना कोई बात होती है, मान लो जो है ना कई यहाँ पे हमारा एक साथी है अयूब, उसने गाय बांध रखी थी। गाय मतलब एक मुस्लिम आदमी को गाय पालने का भी अधिकार नहीं है। उसकी गाय ले गए और जाके गौशाला में छोड़ दी। हमने 3-4 दिन मेहनत करी और उसकी जो है ना 5 गाय में से 2 गाय मिली, 3 गाय मिली नहीं। तो यहाँ तो भैया जो है लोग आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है ना मतलब ऐसा है कि ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता में कि जो मतलब जो है ना आपको क्या पालना है, क्या नहीं पालना है, क्या करना है, वो ही बताएंगे और वो ही करेंगे। कल वो ये भी कहेंगे कि तुम्हें क्या खाना है, और खाने के ऊपर तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना कत्ल हो। तो साथियों, हमें सारी चीजों को देखते हुए जो है सबसे एक ही मुद्दा है कि ये अवैध प्लाट सलाट, ये ड्रग्स वगैरह, रेप वेप जो भी है, इन समस्याओं का हल है हमारी जो है ना पुनर्वास बस्तियों की एकता, उसका महासंघ। जिस दिन वो बन जाएगा उसी दिन जो है ना मतलब यहाँ की समस्याओं का निदान हो जाएगा। यही मेरा आपसे आह्वान है और यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही निवेदन है कि आप जो है ना सारी जगह कॉलोनियों का जो है ना महासंघ बनाएं और उसके तहत अपनी समस्याओं को जो है ना उठाएं, तो आपका जो है ना भला होगा। अन्यथा आप जो है ना ऐसे ही जो है इन जो है ना मतलब राजनीतिक लोगों के जो है ना मत्था टेकते रहोगे, आपके पास कोई है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन से बेगर यूनिटी से हमारी ताकत नहीं होती, हमारे को सोचने वाला नहीं होता, हमारे पे कोई समझने वाला नहीं होता, हमारी समस्या को गंभीरता से लेने वाले नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है, हर पॉकेटों में कम से कम, जैसे भाई ने बोला, 15 आदमी, यानी कि 5 यूथ का, 5 सीनियर सिटीजन का और 5 एक्टिव महिला होना चाहिए। क्योंकि महिला का भी बहुत बड़ा योगदान होता है देश और समाज के लिए, घर के लिए। कहते बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार जो बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही अच्छे काम करते हैं और लगे रहते हैं, इनको मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपनी रखें। भाई मुन्नर भाई प्लीज आइए। कोई निवारण नहीं हुआ है और डीडीए के पास प्लाट है, लोग जाली कागज बना बना के आए दिन बेचते हैं। अभी पॉकेट 4 में एक प्लाट लोग बेचे थे, एक कागज पर 4 प्लाट। दूसरा मुद्दा है कि हमारी संगठन को मजबूत, संगठन बना के मजबूत किया जाए। तीसरा मुद्दा है अपने समस्या को कैसे निवारण करें, उस पर काम कैसे करा जाए, उसके लिए मंथन चिंतन के लिए जी। हट जाओ भाई, हट जाओ। हम लोग पुनर्वास कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो हमारी अनेक प्रकार की समस्या है, लेकिन कोई भी आदमी इस या जनप्रतिनिधि आदमी या विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। करना करने का मतलब है कि समय समय पर हमें जो है अपने अपने मूड का प्रयोग करते हैं, अपने अपने काम का प्रयोग करते हैं और हम इसी में दबे हुए हैं। 20-22 साल हो गया, लेकिन किसी भी चीज़ का हमारे यहाँ समाधान इस पुनर्वास बस्तियों का नहीं हुआ। इसलिए कि हम उनके साथ कभी कभी रहते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी नहीं रहते हैं। और लोग कहते हैं कि आप लोग इधर उधर बदलू हो, और पार्टी वाले पार्टी चुनाव के समय आकर के अपना उल्लू सीधा करते हैं, बड़े बड़े थिएटरों से बात करते हैं। जब बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि हम हारे या जीते, हमने तो पैसा दिया। और ये कहना भी ठीक है कि जब हम 500 आदमी लेके जाएंगे तो वो दिहाड़ी लेंगे तो वो तो कहेंगे कि हमने पैसा दिया। ये तो सत्य भी है। जब उस समय चुनाव आता है तो लीडर बन जाते हैं कि जी मेरे पास ये समाज, कोई निवारण नहीं हुआ है और डीडीए के पास प्लाट है, लोग जाली कागज बना बना के आए दिन बेचते हैं। अभी पॉकेट 4 में एक प्लाट लोग बेचे थे, एक कागज पर 4 प्लाट। आज इस सेक्टर A6 की पॉकेट 11 नरेला पुनर्वास बस्ती में एक मीटिंग हुई
और इस मीटिंग का विषय जो था या है, जितने भी खाली और कैंसिल प्लॉट्स हैं उन खाली और कैंसिल प्लॉट्स को जो ड्यूसिप, जो पहले स्लम था अब ड्यूसिप बन गया है, उसके अधिकारी मिलकर कुछ भू माफियाओं के साथ मिलकर उन प्लाटों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं और इस तरह की बंदरबाट यहाँ पर उजागर की है और इसके खिलाफ अनेक लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और वो शिकायतें दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल तक और तमाम अधिकारियों को दी है और ये लोग लगातार लंबे समय से इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं और अपने आप में ये बड़ा गंभीर मसला है कि जितने भी जो खाली या कैंसिल प्लॉट्स हैं उसको नाजायज तरीके से ड्यूसिप के अधिकारी कुछ भू माफियाओं से मिलकर बेच रहे हैं और इसके साथ ही इन बस्तियों की जो समस्याएं हैं, जिन पुनर्वास बस्तियों में बसे हुए 22-24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर, इनके निराकरण की ओर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते और इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ के निवासी संगठित नहीं है और यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। यानी एक ईंट उठाएंगे तो हर ईंट के नीचे समस्या ही समस्या है। सफाई से लेकर यहाँ चारों ओर बड़े नाले हैं, उनकी सफाई नहीं होती, गंदगी के चारों ओर ढेर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया कि अवैध नशे का धड़ल्ले से व्यापार है जो हमारे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। हमारे बगल में ही एक मॉल है, उस मॉल में 4 से 5 शराब की दुकानें खुली हुई है जो बिल्कुल बस्तियों के बीच में है और दोनों ओर रोड पर लगाकर जो बाहर से लोग आते हैं कारों में वो खुलेआम शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वहीं पेशाब कर देते हैं। कोई विरोध करे तो उनको पीटते हैं। ये हालत यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ बारात घरों की व्यवस्था देख लीजिए, कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था देख लीजिए, शौचालयों की व्यवस्था देख लीजिए, पीने के पानी की व्यवस्था देख लीजिए, यानी नालियों की व्यवस्था देख लीजिए। यानी जो बिल्कुल खस्ता हाल होता है वो इन बस्तियों में सबसे खस्ता हाल है। और सही बात है कि संगठन को बनाना पड़ेगा आप लोगों को एकजुट होना होगा। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह दे कि फलां व्यक्ति कोई अकेला चना कोई भाड़ फोड़ देगा। आज के दौर में, ऐसे दौर में जब आप दमन के दौर में रह रहे हैं, ऐसे दौर में जब अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे तो तेरी वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे दौर में संगठन ही काम कर सकता है। जो सारे साथियों ने बात बताई है उस संगठन को मजबूत करना ही होगा। अभी हम उन प्लॉट्स को भी देखेंगे जो प्लॉट खाली या कैंसिल पड़े हैं और जो अवैध तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से बनवाए जा रहे हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ जो भी लोग हैं RTI लगाई है और जवाब मांगे हैं, लेकिन अभी RTI का जवाब नहीं आया है। अभी इनकी शिकायतों का कोई निवारण नहीं हुआ है और आगे इसके लिए एक लंबी लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं उन खाली प्लाटों की ओर। साथ बात कुछ छूट गई है। वैसे तो आप देखते हैं कि हमारी जो समस्या है बेरोजगारी, हमारे घर घर में बेरोजगार है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां बेरोजगार नहीं होगा। आज बेरोजगारी 45 वर्ष के सबसे उत्कर्ष या सबसे चरम अवस्था में है और ये कोई मुद्दा भी नहीं बन पा रहा है। मजे की बात ये है बेरोजगारों की संख्या आज के दौर में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आसमान पे, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। जो समस्याएं आपने गुनाई, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। और प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हमारी भावनाओं से जोड़ दिए गए मुद्दे, हमारे जीवन की बेहतरी के मुद्दे, वो प्रमुख नहीं हो गए, लेकिन हमारी आस्था के, हमारी भावनाओं के वो तार छेड़ दिए गए हैं, जिसके जरिए यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग अपना वोट बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं और ले रहे हैं वो, और समाज में एक ऐसी गहरी रेखा खींच दी है
एक ऐसी गहरी रेखा खींच दी है, एक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है कि सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हमें परवाह नहीं, हमें तो फला व्यक्ति चाहिए। हम चाहे हालत क्या, 1% देश के जो धन्ना सेठ हैं उनके पास देश की 40.5% दौलत इकट्ठा हो गई है, और 10% लोगों को और जोड़ लें, 10% के पास, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, 10% लोग जोड़ दें तो सारी धन संपदा यानी 72% उन्हीं के हाथ में है। आम आदमी तो टैक्स देने के लिए है। आम आदमी एक माचिस भी खरीदेगा, उस पर भी टैक्स देगा तो सरकार को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। सरकार ने तो जीएसटी लगा दी है, टैक्स लगा दिए हैं, तमाम तरह के टैक्स हैं। बिजली चलाओगे तो टैक्स है, रोड पे चलोगे तो टैक्स है, सामान खरीदोगे तो टैक्स है, इनकम टैक्स, ये टैक्स बहुत उसके दायरे में तो गरीब आदमी नहीं आता। तमाम तरह के टैक्स हैं, और सबसे ज्यादा छूट किसको दी जा रही है? जो बड़े लोग हैं। छूट कैसे दी जा रही है? 2019 के बजट में कोविड से पहले जो कॉर्पोरेट कंपनियों पर टैक्स लगता था 30%, वो घटाकर कितना कर दिया? 22%। और कोविड काल के दौरान जब आम आदमी की आय नहीं थी बिल्कुल भी, इन कंपनियों के, जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके मुनाफे कई हजार गुना बढ़ गए, और जो घाटा हुआ 30% से लेकर 22% पे जो घाटा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से, 19 लाख करोड़ रुपया समथिंग, मैं पूरा आंकड़ा भी दूंगा उसका, वो घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों पर टैक्स थोप दिए गए। इस घाटे की भरपाई के लिए उन चीजों पर भी टैक्स लगा दिए गए जिस पर टैक्स कभी नहीं थे। वो कौन सी सामान है? वो सामान है आपका दूध, आपकी दही, आपकी लस्सी, आपका आटा, आपकी पुस्तक, आपकी पढ़ाई की सामग्री, उन सारी वस्तुओं पर टैक्स थोप दिए गए। यानी आम आदमी का बच्चा कोई शिक्षा न ले पाए, आगे न बढ़ पाए, नशे की लत में पड़ा रहे, और तमाम तरह के इस तरह के मुद्दों में